कहानी की शुरुआत में हम बेकी को देखते हैं जो कि एक बार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। ऐसा लगता है कि ये किसी बात का गम भुलाने में लगी है। बार से बाहर निकलते ही बेकी को उसके पिता मिलते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेकी उनसे भी बदतमीजी करती है और उनके साथ जाने से भी मना कर देती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं अब तुम्हारे पति को गुजरे हुए 51 हफ्ते हो गए हैं और कब तक उसकी मौत का शोक मनाओगी। ये सुनकर बेकी वहाँ से चली जाती है। दरअसल आज से 51 हफ्ते पहले बेकी अपने पति और अपनी फ्रेंड के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। ये तीनों ही बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं और यहाँ भी डैन काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, पर अचानक उसका हाथ किसी पक्षी के घोंसले में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है। अब बेकी और हंटर दोनों ही उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डैन की रस्सी का हुक निकलता है और वो पहाड़ की गहराइयों में गिरता चला जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इसे बीते हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन बेकी आज तक डैन को भुला नहीं पा रही और अपने डैड से लड़ने के बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त हंटर थी। वो उसे काफ़ी समझाती है और अगले ही दिन बेकी के घर आ जाती है। हंटर बेकी से कहती है कि मैंने 2000 फीट का एक टावर ढूंढा है जो कि अब बंद हो चुका है और बिल्कुल वीरान जगह पर है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ उस पर क्लाइंबिंग करने के लिए चलो। हालांकि बेकी वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हंटर उसे किसी तरह मना ही लेती है। अब पूरे रास्ते ये लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। दरअसल हंटर एक यूट्यूबर भी होती है और वो सारे फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। ऐसे ही मौज करते हुए ये दोनों उस टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर ये देखते हैं कि गिद्ध किसी जानवर की डेड बॉडी को खा रहे हैं। हंटर उसकी फोटो लेकर इंस्टा पर अपलोड करती है। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी बहुत डर जाती है, क्योंकि टावर बहुत ज़्यादा ऊंचा था और आज तक ये लोग इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़े। पर हंटर उसकी हिम्मत बढ़ाती हुई टावर पर चढ़ने लगती है और पीछे पीछे बेकी भी चढ़ती है, लेकिन उनके चढ़ने से टावर को रोकने वाले लोहे के वायर चरमराने लगते हैं, क्योंकि टावर के बंद होने की वजह से हर चीज़ पर जंग लग चुकी थी और इसके नट बोल्ट भी जर्जर हो चुके थे। अब ये दोनों टावर का आधा हिस्सा पार कर लेते हैं, जो कि लगभग 1000 फीट का था। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब तक ये लोग जाल के अंदर चढ़ रहे थे, लेकिन अब बाकी बची 1000 फीट की दूरी इन्हें खुली सीढ़ियों से तय करनी थी और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ होती है। अब जैसे तैसे ये लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर बेकी जैसे ही नीचे देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने 1 साल से चढ़ाई नहीं करी होती। अब किसी तरह ये दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी एक सीढ़ी का बोल्ट खुलकर गिर जाता है, जिसके बारे में इन दोनों को कोई पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे अपना पूरा जोर लगाकर ये दोनों के दोनों टावर की टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से इन्हें दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है और अपने टारगेट को पूरा करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लगने लगा था। इसके बाद ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी बहुत सारी फोटोज खींचते हैं। इसके बाद हंटर अपना ड्रोन निकालती है और उससे वो अपनी वीडियोस बनाती है, जिसे वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करेगी। अब क्योंकि हंटर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसीलिए वो टावर से लटक कर अपना फोटोशूट करवाती है। इसके बाद वो बेकी का भी इसी तरह फोटोशूट करती है। अब पूरी तरह एंजॉय करने के बाद बेकी अपने बैग से हंटर की राख निकालकर उसे हवा में उड़ा देती है, जिसे उसने किसी ऐसे ही मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ था। इस मोमेंट पर ये दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि बेकी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी, क्योंकि उसने डैन की राख के साथ अपना गम भी हवा में उड़ा दिया था। अब ये दोनों वापस नीचे उतरने का फैसला करते हैं और पहले बेकी नीचे जाती है, पर जैसे ही उस सीढ़ी पर पैर रखती है जहां से वो बोल्ट निकल गया था, वैसे ही सीढ़ियां टूटने लगती हैं और बेकी 2000 फीट की ऊंचाई पर रस्सी के सहारे लटक जाती है। अब किसी तरह से हंटर उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसमें इनके खाने पीने का सामान था, वो नीचे डिश एंटीना पर गिर गया था, जिसे बिना सीढ़ियों के लाना नामुमकिन था। अब ये लोग अपने मोबाइल्स चेक करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इनके फ़ोन्स में नेटवर्क नहीं आते, यानी कि अब ये दोनों 2000 फीट ऊंचे इस टावर पर फंस चुके हैं, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी बेकी को वहां बने एक बॉक्स में दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। दूरबीन से देखने पर हंटर को एक गाड़ी दिखाई देती है जहां 2 लोग होते हैं, लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई से इन्हें सुन नहीं सकते और ना ही इन्हें देख सकते हैं। अब हंटर फिर से अपना मोबाइल चेक करती है, तब वो ये देखकर चौंक जाती है कि जो फोटोज उसने टावर के नीचे से अपलोड करी थी उस पर काफ़ी सारे लाइक्स और कमेंट आए होते हैं, यानी कि टावर के तल पर नेटवर्क हैं।
ये देखकर हंटर अपनी मदद का एक मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और रस्सी से मोबाइल को बांधकर नीचे लटकाती है ताकि शायद नीचे नेटवर्क आ जाए और उनका मैसेज अपलोड हो जाए, लेकिन वहां पर भी नेटवर्क नहीं होते। इसके बाद हंटर अपने जूते में मोबाइल को रखकर अच्छे से पैडिंग करती है, जिसके बाद वो जूते को नीचे फेंक देती है ताकि नीचे मोबाइल सही से पहुंचते ही इनका मैसेज पोस्ट हो जाए और इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो आ ही जाए। लेकिन फ़ोन की पैडिंग अच्छी नहीं होती और फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जब ये लोग दूरबीन से नीचे देखते हैं तो नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि फ़ोन पर बिजी होता है। ये ऊपर से काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं लेकिन इनकी आवाज़ नीचे तक नहीं जा सकती। अब उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बेकी अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है, लेकिन उस आदमी का ध्यान फिर भी ऊपर नहीं आता और कुछ ही देर में वो यहाँ से चला जाता है। हालांकि बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि दिन में फ्लेयर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये नीचे से किसी को नज़र ही नहीं आएगा। हमें इसे यूज़ करने के लिए रात होने का इंतज़ार करना होगा। और अब इसी तरह बैठे हुए रात हो जाती है। इसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं और अपने फ़ोन्स की फ्लैश जलाकर ये उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो लोग इन्हें देख लेते हैं लेकिन इनकी मदद करने की बजाय इनकी कार को चुराकर यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर निराश बैठे इन दोनों पर नींद हावी होने लगती है और नींद के झोंके से हंटर नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। पर अचानक उसकी नज़र हंटर के पैर पर लिखे 143 पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसका पति डैन हमेशा ही उसे 143 कहता था, कभी भी वो बेकी को आई लव यू नहीं कहता था और वो समझ जाती है कि हंटर और डैन के बीच कुछ तो था। अगली सुबह जब वो हंटर से इस बारे में पूछती है तब हंटर कहती है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन फिर तुम्हारे घर की खातिर मैंने डैन से ब्रेकअप कर लिया। और ये सब जानकर बेकी काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों को ही यहाँ से उतरने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए था। हालांकि हंटर की नज़र अभी भी उस बैग पर होती है जिसमें इनका ड्रोन और बाकी का सामान है। अब हंटर फैसला करती है कि वो रस्सी से लटककर खुद नीचे जाएगी और वो ऐसा ही करती है, लेकिन बैग से कुछ दूरी पर रस्सी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हंटर डिश एंटीना पर कूद जाती है, लेकिन अब सवाल ये था कि वो वापस से रस्सी तक कैसे पहुंचे। तब हंटर अपनी सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी में अटका देती है। इसके बाद वो खुद भी रस्सी पर लटक जाती है, लेकिन रस्सी पर वापस से चढ़ना आसान नहीं था। उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। लेकिन जब बेकी नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी से लटकी हुई दिखती है और वो उसे किसी तरह वापस से ऊपर खींच लेती है। अब ये लोग ड्रोन के सहारे मदद मंगवाने का फैसला करते हैं और एक कागज़ पर अपनी मदद का मैसेज लिखकर ड्रोन पर अटका देते हैं। पर जैसे ही ये ड्रोन को उड़ाते हैं तभी उसकी बैटरी लो हो जाती है, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है और एक बार फिर से रात हो जाती है। अब रात को बेकी देखती है कि टावर की टॉप पर एक लाइट लगी है। इसके बाद बेकी काफ़ी मुश्किलों से ऊपर चढ़ती है और उस लाइट के सॉकेट से ड्रोन को चार्ज करने लगती है, पर चार्जिंग के दौरान इसे वहाँ पर लटका रहना पड़ता है और अगली सुबह वो ड्रोन को चार्ज करके नीचे आ जाती है। इसके बाद ये लोग वापस ड्रोन पर उस पेपर को लगाते हैं और ड्रोन को दूर दिख रहे घर तक भेजते हैं। पर इससे पहले कि ड्रोन उस घर तक पहुंच पाता, एक गाड़ी से टकराकर वो टूट जाता है और उसी के साथ इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब बेकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं इस बार अपना फ़ोन नीचे फेंकूंगी जिसमें डैड के लिए मैसेज लिखा होगा और अगर फ़ोन नहीं टूटा तो शायद हम बच जाएं। लेकिन हंटर उसे जूता देने से मना कर देती है। अचानक बेकी को एहसास होता है कि हंटर तो उसके साथ है ही नहीं। दरअसल वो तो तभी मर गई थी जब उसके हाथ से रस्सी छूटी थी और उसकी बॉडी अब भी डिश एंटीना पर पड़ी हुई थी और अब तक बेकी उसकी मौत के शौक में थी, जिस वजह से उसे हंटर के साथ होने का भ्रम हो रहा था। पर अब उसे हकीकत का पता चल चुका है और बेकी यहाँ बुरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब वो एक फ़ैसला करती है कि उसे यहाँ से ज़िंदा बचने के लिए खुद ही कुछ करना होगा और इसके लिए सबसे पहले उसे कुछ खाना होगा ताकि उसके शरीर में ताकत आ सके। अब अगली सुबह वो इस तरह बैठती है जैसे कि मर गई हो। उसकी ये हालत देखकर एक गिद्ध उसके घाव को खाने आता है, पर तभी बेकी गिद्ध को दबोचकर मार देती है और उसी गिद्ध के मांस से अपना पेट भरती है। उसके बाद वो अपने डैड के लिए एक मैसेज लिखती है, लेकिन बिना पैडिंग के फ़ोन नीचे नहीं जा सकता था, इसीलिए वो रस्सी के सहारे डिश एंटीना पर आती है और अपने फ़ोन को हंटर के जूते में रखकर उस जूते को हंटर की बॉडी में फिक्स कर देती है और हंटर को सॉरी कहते हुए उसकी बॉडी को नीचे फेंकती है। दरअसल हंटर की बॉडी में रखा होने की वजह से इस बार फ़ोन सुरक्षित
सुरक्षित तरीके से नीचे पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है और साथ ही बेकी के फादर भी आते हैं, लेकिन उन्हें दूर से हंटर की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो समझते हैं कि शायद उन्होंने बेकी को हमेशा के लिए खो दिया और वो ये देखकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी बेकी वहाँ आ जाती है जो कि ठीक होती है और उसे देखते ही वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।